Hello, my dear students. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel, Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑडिटरी सेंसेशन, चैप्टर नंबर 5, दैट इज सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस हम पढ़ रहे थे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर ईयर्स, यानी कि हम सभी के जो ह्यूमन सेंसेस होते हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स जो होते हैं, हमारे जो कान होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और कैसे हमें सेंसेशन जो है इनके थ्रू प्रोवाइड होती है, कैसे हमारा नॉलेज सिस्टम जो है उसमें और ज्यादा इजाफा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑडिटरी सेंसेशंस। ये सारा सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिसाइड्स हम हमारे ईयर्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है उसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से हमारे जो ईयर्स हैं वो वर्क करते हैं, ये सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में। सो चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था एंड इस रिलेटेड हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ढेर सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने विजुअल सेंसेशन को भी पढ़ा, कलर विजन को भी पढ़ा, विजुअल एडेप्टेशन को भी पढ़ा, व्हाट इज लाइट एडेप्टेशन, व्हाट इज डार्क एडेप्टेशन, व्हाट आर दी सेंस मोडालिटीज, और इसी के साथ साथ में ह्यूमन के कौन कौन से सेंसेस होते हैं, चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन, ये सारा सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देख लिए होंगे और अब तक हमने जो भी सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑडिटरी सेंसेशन, यानी कि आपका जो ऑडिशन है या आपका जो हियरिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से आपके लिए सेंसेशन होता है। या देखो, audition या hearing is also an important sense modality that carries great value for us। हमने देखा कि human के 7 main senses होते हैं, एक ears, then eyes, then your nose, then your tongue, then your skin, और इसी के साथ साथ में kinesthetic and vestibular systems। हमारा ये जो चैप्टर है ये totally based है eyes और ears के ऊपर कि ये जो है हमें किस तरीके से sensory processes में help करते हैं या हमारे ये दोनों senses किस तरह से work करते हैं। तो अब इन सभी सेंस मोडालिटीज में, व्हाट इज एक्चुअली सेंस मोडालिटीज, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने सेंसेस के थ्रू मिल रही होती है दैट इज कॉल्ड सेंसेशन, और ये जो सेंसेशन होती है ये डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस में डिफरेंटली होती है विच इज नोन एज सेंस मोडालिटीज। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस मोडालिटी जो कि सभी सेंसेस में से है दैट इज योर हियरिंग प्रोसेस और ऑडिशन। ओके, इट प्रोवाइड्स अस विथ रिलायबल स्पेशियल इंफॉर्मेशन। अब देखो, एक तो ये चीज हमको ऑब्जेक्ट से भी एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या चीज कह रहे हैं, और साथ ही साथ में जो एक हमारा कम्युनिकेशन है, स्पोकन कम्युनिकेशन। ओके, यानी कि जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हो या फिर आप अपने डाउट्स को पूछोगे एक्सेट्रा, तो इस एक तरीके से हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, स्पोकन कम्युनिकेशन आई एम सेइंग, है ना। जैसे जब हम लाइव में भी आते हैं या जब सपोज जब आप किसी से आमने सामने बात कर रहे होते हो तो आप का जो भी सारी बातें होती हैं वो आप सुन सकते हो। सो आप सुन सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑडिटरी सेंसेशन, and it begins when sound enters our ears and stimulates the चीफ ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग। और ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब साउंड जो है वो हमारे कानों के अंदर या हमारे ईयर्स के अंदर एंटर करता है। जैसे ही साउंड एंटर करेगा वैसे ही जो आपके हियरिंग के ऑर्गन्स होते हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से आप जो है सुन सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को सुन सकते हो और उसके लिए आपको समझना होगा अपने ईयर्स का एक स्ट्रक्चर कि ह्यूमन ईयर होते कैसे हैं और किस तरीके का एक पूरा उनका स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आप और अच्छे से ऑडिटरी सेंसेशन को समझ पाओगे। सो ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स वगैरह ये सारे जो मतलब टॉपिक्स हैं जो आपके बायोलॉजी में भी आपने पढ़े होंगे, साइंस में मतलब आपने इन शॉर्ट पढ़े होंगे, तो उसके ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट जितनी इंफॉर्मेशन एट प्रेजेंट हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो ईयर इज द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ ऑडिटरी स्टिमुली। While its well-known function is hearing, it also helps us in maintaining our body balance। अब देखो, ईयर जो होता है वो हमारी ऑडिटरी स्टिमुली का प्राइमरी रिसेप्टर है, यानी कि
हम जो है हमारे इस जो भी स्टिमुलस हमारे आसपास में प्रेजेंट है हम उसको सुन सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ईयर्स। लेकिन हमारे जो ईयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ हियरिंग के लिए ही नहीं है, यानी कि सिर्फ जो है आप सुन सकते हो, बल्कि वो किस लिए भी हैं, ताकि वो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रख सकें। तो अब इस एक चीज को समझने के लिए कि ईयर्स कैसे हियरिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं फंक्शनिंग में, और साथ ही साथ में बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम जो है ईयर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये देखिए आपकी बुक में ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, सेम उसी से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ ताकि आपके लिए ना ही ज्यादा ट्रिकी हो और ना ही कुछ ऐसा हो कि मैंने आपको आउट ऑफ योर कोर्स समझा दिया है ना। तो इसी एक फिगर को हम समझेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे कि जब हमने विजुअल सेंसेशन पढ़ा था तब भी हमने ये सेम चीज करी थी, अब भी हम यही करेंगे कि 1 मिनट के लिए या कुछ सेकेंड्स के लिए आप मेरे वीडियो को पॉज करेंगे और आप फटक से जाएंगे भागते हुए और अपनी बुक को लेकर आएंगे और एक पेंसिल को लेकर आएंगे। ठीक है, जल्दी से जाओ, जल्दी। अब इसके बाद में जब मतलब आप अपनी बुक्स वगैरह लेकर आ जाते हो फटाक से, ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ अभी आप लोग का कि आप बुक लेकर आओगे, और अगर आप बुक लेकर बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हमको इस डायग्राम को आपकी बुक से ही समझना है, तभी आपको क्लियर होगा। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बता दूंगी, शायद उतना अच्छे से समझ में नहीं पाओगे, तो इसीलिए जो है नोट्स भी बनाना है और साथ साथ में क्या करना है, नोट्स बनाते बनाते इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना भी है। तो अब अगर हम बात करें हमारे ईयर के स्ट्रक्चर की, सो मेनली हमारे ईयर में 3 लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं और 3 सेगमेंट्स, हम बोले लेयर्स नहीं, सॉरी, 3 सेगमेंट्स होते हैं। 3 सेगमेंट्स में हमारे ईयर का स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइडेड होता है। एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। क्या होते हैं? देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, तो 3 सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 सेगमेंट्स, और 3 सेगमेंट्स में हमने हमारे ईयर के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपका फर्स्ट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड इज योर मिडिल ईयर, ओके, सेकेंड इज योर मिडिल ईयर एंड थर्ड इज योर इनर ईयर, इनर ईयर। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? अब देखो कैसे। जो आपका एक्सटर्नल ईयर होता है दैट कंटेन 2 मेन स्ट्रक्चर्स, पिन्ना एंड ऑडिटरी मीटस। इसमें जो है 2 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है पिन्ना और एक होता है ऑडिटरी मीटस। नाउ वेयर इज पिन्ना? सो हियर यू कैन सी पिन्ना, ठीक है। ये जो आपका एरिया होता है, यानी आपके ईयर का ये वाला जो पार्ट होता है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड पिन्ना, ठीक है। और इसी के साथ साथ में जो आपका ऑडिटरी मीटस होता है, जो आपका ऑडिटरी मीटस होता है, दैट ऑल्सो कम्स इनटू योर एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, वो भी आपके एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट होता है। तो इन दोनों को नोट डाउन कर दो, ऑडिटरी मीटस एंड पिन्ना, ठीक है। देखो यहां पर नोट डाउन करो, ऑडिटरी मीटस एंड पिन्ना। ये उनके लिए नोट करना है जिन्हें डायरेक्टली बुक से इजीली समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। नोट्स बना लोगे तो इजी पड़ जाएगा, इसलिए नोट्स बनवा रही हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बुक में ही मार्क करना है या अपने अकॉर्डिंग कोई डायग्राम बना के आपको मार्क करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई विल प्रेफर कि आप जो है नोट्स बनाओ जैसे मैं आपसे बनवा रही हूँ। तो एक्सटर्नल ईयर जो है उसके अंदर ऑडिटरी मीटस एंड पिन्ना, ये जो है 2 चीजें इसके अंदर होती है। ये 2 मेन स्ट्रक्चर जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना। पिन्ना इज अ cartilaginous funnel shaped structure that collects sound waves from the surrounding। पिन्ना क्या है? एक कार्टिलेजिनियस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक फनल की तरह जो है स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो आपका स्ट्रक्चर है दैट कॉल्स योर पिन्ना, है ना। तो ये जो एक स्ट्रक्चर होता है इसे हम पिन्ना बोलते हैं। इसके अंदर कार्टिलरीज होती हैं, ठीक है, और ये क्या करती है, जो भी साउंड वेव्स होती हैं हमारे आसपास में, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब साउंड हमारे ईयर के अंदर एंटर करेगा, जब जो साउंड है जब वो हमारे ईयर के अंदर एंटर करेगा तभी हम सुन सकते हैं। तो ये सारी जो साउंड वेव्स होती हैं उसे कलेक्ट करने का काम होता है किसका? पिन्ना का काम होता है। क्लियर है? नाउ सेकेंडली वी डील्ड विथ ऑडिटरी मीटस। ऑडिटरी मीटस क्या है आपका?
canal protected by hair and wax that carries sound waves from pinna to the tympanum of the ear drum. Auditory meters एक कैनल है, एक ऐसा कैनल जिसमें हेयर और वैक्स होते हैं। हमने देखा है ना, हमारे ईयर के अंदर आप देखोगे तो वैक्स भी होता है और छोटे छोटे से हेयर्स भी होते हैं। तो ये वो जो पूरा कैनल होता है इसको ऑडिटरी मीटर्स कहा जाता है, और ये क्या करता है, साउंड वेव को पिन्ना से टिम्पैनम तक लेकर जाता है, पिन्ना से टिम्पैनम तक लेकर जाता है। अब देखो कैसे होता है ये। सो यहाँ पर आप समझो कि ये आप देख पा रहे हो एक कैनल, ठीक है, ये आप एक कैनल देख पा रहे हो, और आप देख पा रहे हो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि जिस टिम्पैनम की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि प्रेजेंट है। तो ये जो पिन्ना है, यहाँ पर जो भी सारे साउंड वेव्स आपके आ रहे हैं उन साउंड वेव्स को पिन्ना जो है, मतलब पिन्ना ने उसको कलेक्ट किया, फिर वो यहाँ से टिम्पैनम तक जाएगा, और टिम्पैनम तक उसको कौन लेके जा रहा है, ऑडिटरी मीटस। ये यहाँ पर टिम्पैनम है। क्लियर है, आइए यहाँ पर समझ में। तो इसको कैसे नोट डाउन कर सकते हो, इसको ऐसे लिख लो कि ऐसे आप बना लो पिन्ना, ठीक है, और फिर ये यहाँ से ऐसे यहाँ पर टिम्पैनम, यहाँ पर आपने क्या लिख लिया, टिम्पैनम लिख लिया, और ये जो ये पूरा पाथ है दैट इज कॉल्ड योर ऑडिटरी मीटस। ये क्या है, ये है आपका ऑडिटरी मीटस। क्लियर है, आया ये भी यहाँ तक समझ में। तो इस तरह से इस एक डायग्राम को, इस एक फिगर को आपको समझना है, ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं। देन नेक्स्ट है आपका कौन सा, वेट, नेक्स्ट इज योर मिडिल ईयर। अब मिडिल ईयर की हम बात करें, सो द मिडिल ईयर स्टार्ट्स विद टिम्पैनम, अ थिन मेम्ब्रेन हाईली सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशन। दिस इज फॉलोड बाय द टिम्पैनिक कैविटी। अब मिडिल ईयर स्टार्ट होता है टिम्पैनम से, टिम्पैनम से स्टार्ट होता है, और टिम्पैनम जो है एक तरीके की एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन। यहाँ ये जो है बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, हाईली सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर सारे साउंड वाइब्रेशन आएंगे, और इसके बाद में टिम्पैनिक कैविटी होती है। क्या होती है इसके बाद में, टिम्पैनिक कैविटी होती है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप इसको समझो तो ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ओके, और ये यहीं पर इसके बाद में जो है ये टिम्पैनिक कैविटी है, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया पिन्ना, ये हो गया आपका पूरा ऑडिटरी मीटस, दिस इज योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये आपका टिम्पैनिक कैविटी यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है ना। इट इज कनेक्टेड टू द फेरिंक्स विद द हेल्प ऑफ यूस्टैचियन ट्यूब व्हिच मेंटेन्स द एयर प्रेशर इन टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी जो होती है वो उसके मतलब ये वो किसके थ्रू बनी होती है, यूस्टैचियन ट्यूब के थ्रू। It is connected to the pharynx with the help of what eustachian tube। मतलब अब देखो यहाँ पर आप इसको डायग्राम में देखो, वहां से आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ पर pharynx दिख रहा है कहीं पर, इसमें डायग्राम में तो नहीं दिया है, लेकिन ये यूस्टैचियन ट्यूब, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है आपका, और ये यहाँ पर है आपकी पूरी टिम्पैनिक कैविटी। तो ये जो पूरी टिम्पैनिक कैविटी होती है ये फेरिंग्स तक कनेक्टेड होती है, और फेरिंग्स तक उसको कनेक्ट करके रखता है। ये जो आपका यूस्टैचियन ट्यूब है ये उसको फेरिंग्स तक कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। समझ में आया। टिम्पैनिक कैविटी इज कनेक्टेड टू फेरिंग्स यूस्टैचियन ट्यूब के थ्रू, और इस ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर होता है। क्या होता है, एयर प्रेशर होता है, जिसके थ्रू जो साउंड है वो वाइब्रेट करता है, मतलब साउंड वाइब्रेशन जो है वो हम जो है सुन पाते हैं, मतलब वो हम तक पहुंचती हैं। From the cavity, the vibration passed to 3 ossicles known as malleus, hammer, incus, anvil, and steps, that is stirrup. Hammer, anvil और stirrup ऐसे आप समझो। तो ये जो है 3 ossicles होते हैं। तो कैविटी से जो वाइब्रेशन पास होती है, मतलब ये जो आपकी टिम्पैनिक कैविटी है यहाँ से वाइब्रेशन पास होती है इन 3 ऑसिसल्स में, ठीक है। ये जो है कहाँ से पास होती हैं, टिम्पैनिक कैविटी से पास ऑन होना स्टार्ट होती हैं। तो ये आपके आती हैं कहाँ पर, एक आपके इसमें हैमर में, दूसरा आपके स्टिरअप में, और तीसरा आपका जो ये एनविल है यहाँ पर। अब ये तीनों चीजें हमको कहाँ देखने को मिल रही हैं, तो देखो डायग्राम में अच्छे से देखो ध्यान से। ये यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है आपका हैमर, ये यहाँ पर हमको एनविल देखने को मिल रहा है, और ये मतलब ये एनविल वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, और ये हमको स्टिरअप वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। तो ऐसी बहुत पास पास में होती है। क्योंकि देखो ये कलर डायग्राम नहीं है तो आप उतना शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप बुक लेकर बैठो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता
रही हूँ, और डायग्राम भी इसलिए नहीं चेंज किया है क्योंकि जैसा आपकी बुक में उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अब ये जो आपकी टिम्पैनिक कैविटी है ये 3 ऑसिल्स तक वाइब्रेशंस को लेकर जाती है, दैट इज योर हैमर, एनविल और स्टिरअप। ठीक है, ये सारा आपके मिडिल ईयर का ही पार्ट है ना, अभी हम जो है मिडिल ईयर को ही समझ रहे हैं। देन दे इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाइब्रेशंस अबाउट 10 टाइम्स एंड सेंड देम टू द इनर ईयर। अब देखो एक्सटर्नल ईयर ने क्या किया, साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट किया और मिडिल ईयर तक सेंड किया। मिडिल ईयर ने साउंड वाइब्रेशंस को 10 टाइम्स तक इंक्रीज किया और फिर उसके बाद में इनर ईयर तक भेजा ताकि हम बिल्कुल परफेक्टली हर एक चीज को सुन सकें। इनर ईयर जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी कहा जाता है, जो कि एक बोनी शेल के अंदर एनकैप्सुलेटेड होता है, जिसे बोनी लेबिरिंथ भी कहा जाता है। क्लियर है, आया समझ में क्या कहा मैंने आपसे कि एक जो है आपका इनर ईयर जो स्टार्ट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रस लेबिरिंथ जहां से जो है स्टार्ट होता है और इसे एक बोनी शेल में रखा जाता है, इसलिए इसको बोनी लेबिरिंथ भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, एक लिम्फ लाइक फ्लूइड है जो कि बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रस लेबिरिंथ के बीच में फाउंड होता है, अ लिम्फ लाइक फ्लूइड, एंड दिस इज कॉल्ड पेरीलिम्फ। क्लियर है, आया समझ में कि इनर ईयर जो है वो मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहा जाता है, जो कि एक बोनी शेल के अंदर रहता है जिसे बोनी लेबिरिंथ कहा जाता है, और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम पेरीलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ बोलते हैं। The bony labyrinth has 3 semicircular canals at right angle to each other, a cavity called vestibule and a coiled structure called cochlea. अब क्या होता है, ये जो आपका बोनी लेबिरिंथ है इसमें 3 सेमी सर्कुलर जो है कैनल्स होते हैं राइट एंगल पे, कैविटी और जिसे वेस्ट्यूब कहा जाता है, और एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉक्लिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, अपनी बुक के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसे कॉक्लिया कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद में सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं, 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया है जो हमको ये यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। आप अच्छे से डायग्राम के अंदर देखोगे तो इस वाले एरिया में आपको ये सेमी सर्कुलर कैनल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है आपका इनर ईयर जो है उसमें जो बोनी लेबिरिंथ होता है वो 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स में होता है, कैविटी, वेस्ट्यूब, कॉइल्ड स्ट्रक्चर लाइक कॉक्लिया जिसको जो है कहा जाता है। तो जो सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं दे हैव fine hair cells which are highly sensitive to postural changes as well as changes in the body orientation. Inside the bony cochlea there is a membranous cochlea which is also known as scala media. अब ये जो semi circular canals मैंने आपको बताए इनके अंदर फाइन हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, हेयर की तरह जो है सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारे पोस्टुरल चेंजेस को लेकर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो ईयर्स होते हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि वो हमारी बॉडी की मूवमेंट से भी रिलेटेड होते हैं। तो किसी भी तरह का पोस्टुरल चेंजेस होता है या आपकी बॉडी ओरिएंटेशन में किसी तरह का चेंजेस होता है तो ये जो आपके सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं ये उन चीज़ों को लेकर हाईली सेंसिटिव होते हैं। जो आपका बॉनी कोक्लिया होता है उसमें एक मेम्ब्रेनस कॉक्लिया होता है जिसे स्कैला मीडिया कहा जाता है, और इसके अंदर एंडोलाइम्फ होता है। इसके अंदर क्या होता है, एंडोलाइम्फ होता है, और ये स्पाइरली कॉइल्ड मेम्ब्रेन है जिसे बेसिलर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये जस्ट टर्म्स हैं, आपको टर्म्स को जो है ध्यान में रखना है, और यहाँ डायग्राम में जो मेन पार्ट्स आपको बताए गए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है कि कॉक्लिया जो है वो यहाँ पर है। अब इसी में आपके जो है बोनी कॉक्लिया वगैरह ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, और ये जो सेमी सर्कुलर कैनल्स हमने बताया यहाँ पर जो है फाइन हेयर सेल्स होते हैं जो कि हाईली सेंसिटिव हैं पोस्चुरल चेंजेस को लेके। It has got fine hair cells arranged in a series to form the organ of Corti. This is the main organ of hearing. अब मान लो आपसे MCQ में या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हियरिंग का मेन ऑर्गन कौन सा होता है तो आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉर्टी और कॉर्शी। ठीक है, इसको जो इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, और ये जो है आपके कॉक्लिया जो है बेसिलर मेम्ब्रेन में ही अरेंज्ड होता है। ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड मेम्ब्रेन में जो है ये हमको देखने को मिलता है। इन शॉर्ट जो कॉक्लिया है वहीं पर कॉर्टी होता है जो कि मेन ऑर्गन होता है हियरिंग के लिए। तो कुछ इस एक तरीके से हमारे पूरे ईयर्स का स्ट्रक्चर होता है जिसमें मैं आपको जैसे यहाँ पर बताऊं
कि ये आप देख रहे हो तो ये आपका पूरा आउटर ईयर है, ये जो आपको पूरा पाथ दिख रहा है दिस इज योर आउटर ईयर, ठीक है। ये क्या है, ये है पूरा आपका आउटर ईयर वाला पार्ट, देख पा रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मिडिल ईयर, मिडिल ईयर आपका अराउंड इतने एरिया में ही रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर आपकी टिम्पैनम होगा, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके बाद में जो है टिम्पैनिक कैविटी होगी, फिर टिम्पैनिक कैविटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, मतलब उसके 3 सेगमेंट्स होंगे, और इस एक तरीके से ये आपको यहाँ पर टिम्पैनिक कैविटी देखने को मिल रही है। इस मिडिल ईयर से क्या होता है, ये आपका इतना एक्सटर्नल ईयर था, ये आपका इतना मिडिल ईयर था, ओके। इस एक फोटो को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, पिक्चर को, सो ये आपका इतना जो है मिडिल ईयर है, ये एक्सटर्नल, ये इतना मिडिल ईयर, ओके। अब मिडिल ईयर से क्या होता है, जो साउंड वाइब्रेशंस होती है उसको 10 टाइम्स तक इंक्रीज किया जाता है, और फिर वो जाती है आपके इनर ईयर में, फिर वो कहाँ जाती है, इनर ईयर में जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये 3 तरह की जो मैं आपको बता रही थी कि सेमी सर्कुलर कैनल्स हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये वो 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं, और ये जो है आपकी कॉकलिया है, ये आपकी कॉकलिया है, ठीक है। और इसी के पास में होती है कॉर्टी, क्या होती है, कॉर्टी होती है, जो कि मेन ऑर्गन होता है सुनने के लिए। तो इस एक तरीके से हमारे जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो पास ऑन होते हैं और कॉर्टी तक जाते हैं, जहां से हम अच्छे से चीजों को सुन पाते हैं। तो अब स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जो आपकी बुक में दी थी, आपको बस एक बार और अच्छे से उसको रीड करना है, और जो स्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा अच्छे से समझना है, ठीक है, कि पिन्ना कहाँ पर है, एक्सटर्नल ईयर कहाँ पर है, और सेमी सर्कुलर कैनल्स कहाँ पर है। और एक और चीज करना, कोशिश करना कि आप इस डायग्राम को अगर बना सकते हो तो, इस फिगर को अगर आप बना सकते हो तो, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी का कॉपी करो, आप कोई और भी बना सकते हो जैसे भी आपको सूटेबल हो। देखो डायग्राम में या फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप कितना ज्यादा अच्छे से अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी बनाया उसमें आप सारी चीजों को क्लियरली शो कर पा रहे हो। तो ये तो जरूर ब्लैक एंड व्हाइट में था, बट अगर आप इसको कलर्ड वे में करते हो, गूगल वगैरह करते हो, आप देखते हो अच्छे से, तो आपको और ढेर सारे डायग्राम्स दिखेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर आप करना है ना। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ ईयर बताओ, तो उसको आप एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो इसलिए स्ट्रक्चर को जो है आपको अच्छे से समझना है, और फिर क्या एक मतलब स्ट्रक्चर होता क्या है एग्जैक्टली वो आपको समझना है यहाँ पर, और जितना अच्छे से आप उसको नोट्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो, जितना अच्छे से आप उसमें लिख सकते हो, वो आपको करना है। क्लियर है, आई होप सो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर में। देन योर नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ द ईयर। सो पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड वाइब्रेशंस एंड सर्व देम टू द टिम्पैनम थ्रू द ऑडिटरी मीटर्स। जो मैंने आपसे बताया कि जो पिन्ना है वो आपके साउंड वाइब्रेशंस कहाँ पर लेकर जाता है, टिम्पैनम तक लेकर जाता है, और टिम्पैनम तक ले जाने के लिए कौन सा एक कैनल वो यूज करता है, तो ऑडिटरी मीटर्स है जिसको वो यूज करता है। Now from the tympanic cavity the vibrations are transferred to the 3 ossils which increase their strength and transmit them to the inner ear। और फिर tympanic cavity से जो है vibrations 3 ossils में आती हैं, और यहाँ से जो है फिर वो inner ear में जाता है। inner ear में जो कॉकलिया होता है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, और एंडोलाइम्स से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो मोशन में आती हैं, जो कि कॉर्टी ऑर्गन तक पहुंचती हैं। तो फाइनली द इंपल्सेस आर सेंट टू द ऑडिटरी नर्व which emerges at the base of cochlea and reaches the auditory cortex where the impulse is interpreted। तो फाइनली ऐसे करके जो हमारे impulses हैं वो ऑडिटरी नर्व तक जाते हैं, और इन शॉर्ट जो मतलब बेस ऑफ कॉकलिया है, और फिर यहाँ से वो जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाते हैं जहाँ पर इम्पल्स जो है इंटरप्रेट किए जाते हैं, और फाइनली आप चीजों को सुन सकते हो। अब ये जो सारी चीजें होती हैं ये बहुत ही कम समय में, कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर हो जाती हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मैं जस्ट बोल रही हूँ आपको सारी चीजें सुनाई हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि मैंने बोला अभी लेकिन आपको सुनाई 2 मिनट बाद आया, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी आपको सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपके ब्रेन तक पहुंचेगी। तो जैसे हम आईज की बात कर रहे थे, तो आईज में भी जो है हमने मतलब जब हमने विजुअल सेंसेशन पढ़ा तो हमने देखा कि कहाँ पर जो है आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, कहां से आपको दिखना बंद हो जाता है, और जहां तक आप चीजों को देख पा रहे हो, रेटिना तक की हमने पूरी बात करी, तो वहां से आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू कैसे आपके ब्रेन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही, तभी तो आप देख पा रहे हो। सुनने की भी अगर हम बात करें तो सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जा रही है, तभी आप सुन पा रहे हो। सो साउंड एज ए स्टिमुलस एज वी ऑल नो results from pressure variations in the external environment। और जितनी भी साउंड वेरिएशंस हैं या साउंड जो है जो हमारे आसपास हमारे स्टिमुलस में होता है,
वो प्रेशर के थ्रू हमारे अंदर आता है। यानी कि प्रेशर वेरिएशंस होती हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारे स्टिमुलस में प्रेशर वेरिएशंस होती हैं जिसके थ्रू हम जो है चीज़ों को सुन पाते हैं, या जो भी चीज़ें हम उसको सुन पाते हैं। Any physical movement disturbs the surrounding medium and pushes the air molecules back and forth। अब इसमें अगर किसी तरह का फिजिकल मूवमेंट होता है तो जो भी मीडियम होता है उसमें एक तरीके का इंटरप्शन आ जाता है, जैसे एयर है। फॉर एग्जांपल मतलब जस्ट सपोज कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, जस्ट सपोज आप किसी हाईवे पर हो, एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, और आप जो है बहुत स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है और बहुत, क्योंकि अब वहाँ पर जो है एयर प्रेशर रहेगा, है ना, तो यहाँ से आप जब बोलोगे तो जैसे आपने इजीली कोई चीज़ बोली तो वो सामने वाले को सुनाई नहीं आएगी, आप तेज बोलोगे तब उसको सुनाई आएगा, क्योंकि वहां पर एयर का प्रेशर जो है वो आपके साउंड वेरिएशंस को इंटरप्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर यही चीज कही जा रही है कि किसी भी तरीके का अगर फिजिकल मूवमेंट होता है तो वो हमारे मतलब डिस्टर्ब करता है अगर हमारे सराउंडिंग मीडियम को, और एयर मॉलिक्यूल्स को जो है उसमें पुश करने लग जाता है। सो दिस रिजल्ट्स इन चेंजेस इन प्रेशर दैट इज स्प्रेड आउटवर्ड इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स ट्रेवलिंग एट अ रेट ऑफ अबाउट 1100 फीट पर सेकेंड। और इसके थ्रू साउंड वेव्स जो होती हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस आने लग जाता है। तो और जनरली साउंड वेव्स का ट्रेवल रेट कितना होता है, अब आपसे ये कभी पूछ लिया जाए तो ये देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर भी बता रही हूँ और टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको ये एक चीज याद रखनी है कि जब भी ऐसा कुछ आएगा कि साउंड वेव्स जो है वो कितने रेट से ट्रेवल करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट दे ट्रेवल 1100 फीट पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में 1100 फीट तक जो है साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। Now, these changes travel in waves much like the ripples set up by a stone thrown into a pond। और ये जो है मतलब उससे भी ज़्यादा तेज़ी से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी नदी तालाब में, किसी पॉन्ड में जो है किसी तरह का कोई पत्थर फेंका है, तो उससे जो पूरी वेव्स उठेंगी, पानी की जो लहरें होंगी, उससे भी ज़्यादा तेज़ एक तरह से बोलें कि गति से या रफ्तार से जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं। When these sound waves strike our ears, they initiate a set of mechanical pressure changes that ultimately trigger the auditory receptors। और जैसे ही ये साउंड वेव्स हमारे ईयर्स में स्ट्राइक करती हैं तो ये क्या करती हैं, एक तरीके का मैकेनिकल प्रेशर सेट करती हैं जिसके थ्रू हमारे ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो हैं वो काम करने लग जाते हैं। इन शॉर्ट आपके जो ऑडिटरी सेंसेस हैं वो काम करने लग जाते हैं और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। The simplest kind of sound wave is one that causes successive pressure changes over time in the form of single repeating sine wave। Sound waves vary in amplitude as well as in wavelength। तो जो simplest kind of sound wave होती है वो होती है जो successive pressure changes ला सकती है over a period of time। यानी कि टाइम के साथ में जिस साउंड वेव में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इसमें साउंड वेव जो होती हैं वो उसमें एक एम्पलीट्यूड होता है और एक वेव लेंथ होती है। तो जितने कंसेप्ट अभी एक एक करके समझा रही हूँ, जैसे एम्पलीट्यूड समझा रही हूँ, आपको साउंड वेव समझाया, आपको वेवलेंथ बताया, तो जस्ट इन कंसेप्ट्स को अभी सुनो तो आपको पूरा जो है एट लास्ट में एज अ होल समझ में आएगा। अभी जस्ट कंसेप्ट्स को समझो कि वेवलेंथ क्या है, आपका जो है एम्पलीट्यूड क्या होता है, साउंड वेव्स क्या होता है। हो सकता है आपको पता हो लेकिन किसी और को नहीं पता हो, तो उसके लिए सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, है ना। सो एम्पलीट्यूड इज द जनरल मेजर ऑफ स्टिमुलस मैग्नीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, जनरल मेजर ऑफ स्टिमुलस मैग्नीट्यूड। जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है, स्टिमुलस का जो भी सारा मैग्नीट्यूड है उसका एक जो जनरल मेजर होगा दैट इज योर एम्पलीट्यूड। इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट। मतलब जो भी स्टिमुलस आपके आसपास में प्रेजेंट है उसकी इंटेंसिटी, उसके मैग्नीट्यूड का जो एक जनरल मेजर होगा दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो जनरली क्या होता है कि ये एक तरीके का प्रेशर में किस तरीके का हम चेंज लेकर आए हैं, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज रिप्रेजेंटेड एज द डिस्टेंस ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपनी पोजीशन से जब किसी तरीके का क्रेस्ट या ट्रफ जो है आता है, या किसी तरीके का जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं आपके साउंड वेव में, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव क्या होता है, जिसमें हम डिस्टेंस ऑफ द क्रेस्ट या ट्रफ को उसकी मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट इस डेफिनेशन को याद रखो, अभी जस्ट जो है इस एक डेफिनेशन को याद रखो कि एम्पलीट्यूड क्या है। वो साउंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव क्या होता है, जहां पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस के थ्रू कि क्रेस्ट और ट्रफ अपनी मीन पोजीशन से कितने ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, दैट इज योर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। आया समझ में? देखो अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको आगे। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट। देखो यहाँ पर नोट डाउन करो, ठीक है, नोट डाउन करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज योर एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड क्या है आपका, कि जहां पर आपकी जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन जो है वहां से क्रेस्ट और ट्रफ में कितना डिस्टेंस है, क्रेस्ट और ट्रफ में कितना डिस्टेंस है या कितना डिस्टेंस आया है. सो इट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ द crest and trough from the mean position. This is your mean position. क्लियर है, ये आया समझ में. सेकेंड हमने बात करी वेवलेंथ की. नाउ व्हाट इज योर वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, टू क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज योर वेव लेंथ. अभी ये जस्ट दो डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि वेव एम्पलीट्यूड क्या है और आपका वेव लेंथ क्या होती है. क्लियर है, यहां तक आए समझ में? आई होप सो. इतने में अभी तक जो भी पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं होगा ना. आराम आराम से समझना है, नोट्स बनाते हुए समझना है. तो एम्पलीट्यूड क्या है और वेव लेंथ क्या है. नाउ sound waves are basically formed due to alternate compression and decompression of air molecules. साउंड वेव्स कब फॉर्म होती हैं? जब एयर मॉलिक्यूल्स के साथ में उनका कंप्रेशन या डीकंप्रेशन होता है. A complete change in pressure from compression to rarefaction and again to compression makes a cycle of the wave. ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरह से. ये जो मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है. ये जो एक तरीके का कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर वापस से कंप्रेशन फॉर्म हो रहा है, एक जो साइकिल फॉर्म हो रही है, ये चेंज इन प्रेशर को बताता है. नाउ साउंड वेव्स आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. इट्स यूनिट इज कॉल्ड हर्ट्स. साउंड वेव्स जो होती हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि कितनी साइकिल्स पर सेकेंड हो रही हैं. इसको हर्ट्स के थ्रू हम जो है क्या बताते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है. तो साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी से बताया जाएगा और साउंड वेव्स की यूनिट क्या है, हर्ट्स है. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं. जब वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, ठीक है. जब वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज करेगी, और जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करने लग जाएगी ऑफ योर साउंड वेव्स. एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों फिजिकल डायमेंशंस होते हैं. इसी के साथ साथ में तीन साइकोलॉजिकल डायमेंशंस भी होते हैं साउंड के, लाउडनेस, पिच और टिम्बर. देखो अब एम्पलीट्यूड आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे ये आपका अगर इस एक तरीके का साउंड वेव्स बन रही हैं, दैट मीन्स हाई एम्पलीट्यूड है. और अगर वो आपका इस तरीके से शॉर्ट वेवलेंथ बना रहा है तो वो आपका क्या है, लो एम्पलीट्यूड होता है. अब एम्पलीट्यूड के बारे में भी हमने समझा था कि एम्पलीट्यूड क्या है, बेसिकली आपका कि कितना डिस्टेंस है क्रेस्ट और ट्रफ में मीन पोजीशन से, और आपकी वेवलेंथ क्या है कि दो क्रेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है. तो ये आपकी जो क्रेस्ट बन रही है इनमें कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये आपकी वेवलेंथ को दिखाता है. क्लियर है, यहां तक आया समझ में? तो बेसिक कुछ टर्म्स जस्ट आपको बताए गए हैं वेवलेंथ से रिलेटेड, आपके एम्पलीट्यूड से रिलेटेड. आपको जस्ट कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि मतलब मेन चीज आपके लिए क्या है यहाँ पर कि स्ट्रक्चर क्या है. एक तो आपके ईयर्स का, दूसरा आपके ईयर्स काम कैसे करते हैं, कैसे वो सेंसेशन जो है आप तक पहुंचाते हैं. अब उसमें आपको उन्होंने वेवलेंथ बताया, उन्होंने आपको साउंड वेव्स बताया, उन्होंने आपको फ्रीक्वेंसी बताया, उन्होंने आपको एम्पलीट्यूड बताया. तो जस्ट कंसेप्ट्स की डेफिनेशन आपको समझनी है. इसके बाद में जो तीन और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस की बात वो कर रहे हैं, सो दैट इज योर लाउडनेस, योर पिच एंड योर टिम्बर. अब इन दोनों में क्या, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? तो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड. अब देखो सबसे पहले एक बार अच्छे से एम्पलीट्यूड को समझो और आपके ये जो साउंड वेव्स हैं, आपकी वेवलेंथ है उसको समझो. तो ये मैंने आपको अभी जस्ट मीनिंग बताया. नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड? जस्ट
सब ये आपकी मीन पोजीशन है। क्या कहा जा रहा है कि मीन पोजीशन से क्रेस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो अब हम इसको समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे बोर्ड पे। सो जस्ट सपोज दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। अब यहाँ पर ये है आपकी साउंड वेव्स, ये क्या है, ये आपकी साउंड वेव्स है, ये ट्रेवल कर रही हैं। ओके, साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं 1100 फीट पर सेकेंड। ओके, ऐसे हमारी साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। अब यहां से ये जो आपका एक पूरा सेगमेंट कवर अप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड योर वेव लेंथ। आप इसको चाहो तो ऐसे करके यहां तक भी काउंट कर सकते हो, बट जनरली इट इज राइट फ्रॉम दिस टू दिस। ये क्या है आपकी, ये है आपकी होती है एक वेव लेंथ, दिस इज कॉल्ड योर वेव लेंथ। ये क्या है जो मैंने आपको रेड कलर से बताई, दैट इज योर वेव लेंथ। नाउ व्हाट इज योर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो आपकी ये वेवलेंथ पूरा मतलब जहां तक जा रही है, ठीक है, अगर बहुत ही हाई जा रही है, बहुत ही लो जा रही है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो ये जो आपको यहां तक दिख रहा है, ये जो आपको यहां तक दिख रहा है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। इसमें क्रेस्ट होती है, ये दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, एंड जो ऊपर तक जा रही है और जो नीचे तक जा रही है दैट इज कॉल्ड योर ट्रफ। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये क्रेस्ट कहलाती है, ये ट्रफ कहलाती है। क्रेस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो अब ये भैया मीन पोजीशन है यहाँ पर, तो ये मीन पोजीशन से ट्रफ इधर तक है, यहाँ तक है, और जो आपकी क्रेस्ट है वो आपकी यहाँ तक है। सो ये जो आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक कहला रही है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। क्लियर है, यहां तक भी आया समझ में। तो ये आपकी वेवलेंथ हो गई, आपका एम्पलीट्यूड हो गया, आपकी क्रेस्ट होगी, आपकी ट्रफ होगी। व्हाट इज योर वेवलेंथ, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट, क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज योर वेवलेंथ। मतलब इतना अगर हम मान के चले, सो दैट इज योर वेवलेंथ, है ना। क्लियर है, आया समझ में। तो ये होती है आपकी वेवलेंथ, ये होती है आपकी एम्पलीट्यूड, और इसी के साथ में फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जितनी तेजी से साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर साउंड वेव्स बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड के साथ में ट्रेवल कर रही हैं, तो वो किस तरह से ट्रेवल करेंगी, देखो वो ट्रेवल करेंगे आपकी इस तरह से हाई एम्पलीट्यूड के साथ में। लेकिन अगर वहीं वो लो एम्पलीट्यूड पर हैं, तो वो आपकी इस तरह से बहुत छोटी छोटी वेव्स बनाएंगी। आया समझ में, क्लियर है। सो दैट इज योर एम्पलीट्यूड, दैट इज योर वेवलेंथ। इस तरीके से जो हमारा साउंड होता है वो ट्रेवल करता है, साउंड एज अ स्टिमुलस होता है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा कि फिजिकल मूवमेंट जो हो रही है हमारे सराउंडिंग मीडियम में, जिसमें एयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है, दैट इज योर एक तरीके से फिजिकल मूवमेंट जो आपके साउंड का हो रहा है। इसके अंदर साउंड वेव्स फॉर्म होती हैं, जब प्रेशर बनता है तो साउंड वेव्स फॉर्म होती हैं जो 1100 फीट पर सेकेंड के थ्रू ट्रेवल करती हैं। और जब ये साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं हमारे ईयर्स में, तो हमारे ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो हैं साउंड को हम तक पहुंचाते हैं। इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं उसमें एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ होती है। तो अभी मैंने आपको एम्पलीट्यूड को समझाया, मैंने आपको वेवलेंथ को समझाया। एम्पलीट्यूड क्या है आपका, जनरल मेजर ऑफ स्टिमुलस मैग्नीट्यूड। इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो ये रेस्ट की पोजीशन से जो ये आपके ट्रेवल कर रहे हैं पूरे यहाँ तक, दैट इज योर व्हाट, योर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्टेंस of the crest or trough from its mean position। वही वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। अब साउंड वेव्स जो होती हैं वो बेसिकली कंप्रेशन डीकंप्रेशन के थ्रू फॉर्म होती हैं। एक पूरा प्रेशर में चेंज होता है जब कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर अगेन जो है कंप्रेशन होगा। साउंड वेव्स को फ्रीक्वेंसी के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमको ये फ्रीक्वेंसी देखने को मिली, कितनी तेजी से वो जो है ट्रेवल कर रही है, कितना साइकिल बना रही है वो 1 सेकंड के अंदर। तो जैसे 1 सेकंड के अंदर जो है वो इतना ट्रेवल कर रही है, सो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब साउंड वेव्स को आप कौन सी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हो, सो आप उसको प्रेजेंट करते हो थ्रू हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये कंसेप्ट को याद रखना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। वही जो आपका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है उनमें फिजिकल डायमेंशंस होते हैं।
क्लियर है, यहां तक आया समझ में। अब जो आपका लाउडनेस था, तो लाउडनेस को आप एम्पलीट्यूड के थ्रू डिटरमाइन करते हो। लाउडनेस, आपका जो साउंड है वो कितना ज्यादा लाउड है ये उसका एम्पलीट्यूड बताएगा। अगर वो साउंड बहुत ही ज्यादा लाउड है तो उसमें हाई एम्पलीट्यूड्स होंगे, लेकिन अगर आपका साउंड लो है तो उसमें लो एम्पलीट्यूड्स होने वाले हैं। ठीक है, तो जब साउंड वेव्स में लार्ज एम्पलीट्यूड होंगे तो वो साउंड लाउड होगा, लेकिन अगर उसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड होंगे तो वो सॉफ्ट साउंड है। और साउंड को आप डेसिबल्स के थ्रू मेजर करते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि साउंड जो होता है वो डेसिबल्स के थ्रू मेजर किया जाता है। कोई भी चीज है वो आपको मतलब बहुत तेज है वो, ठीक है, बहुत तेज है, तो दैट इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड। लेकिन वही वो आप बिल्कुल आराम से बोली जा रही है उस एक बात को, तो वो आपका सॉफ्ट साउंड होगा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ बिल्कुल धीरे आराम से बोल रही हूँ, तो अभी एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल लो है। लेकिन वही मैं बिल्कुल बहुत तेज तेज चिल्ला के जो है बोलने लग जाऊँ, लेकिन वो चीज आपको चुभ नहीं रही है ना, मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बस मेरा जो एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि हमारा जो वॉल्यूम है वो अप है, जिसकी वजह से साउंड आपको तेज आ रहा है। सो दैट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका पिच। पिच मतलब हाईनेस या लोनेस ऑफ अ साउंड, एक साउंड कितना ज्यादा तेज है या कितना ज्यादा कम है। ठीक है, तो जनरली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर 7 नोट्स होते हैं, सारे गामा पाधा नीसा जो हमने सुना हुआ है, तो वहां से हमको पिच बताई जाती है। तो जैसे सा रे गा मा, फिर वो पाधा नीसा, जो मतलब वो बहुत तेज साउंड तक जाएगा, बिल्कुल अपनी पिच तक जाएगा, उसको जो है बहुत ऐसा बोलते हैं कि उसको उस साउंड को बहुत ऊपर तक लेके जाया जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड वेव, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साउंड वेव की पिच को डिटरमाइन करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा पिच होने वाला है। ठीक है, उतना ज्यादा जो है आपके साउंड का पिच होगा। जनरली पिच उसे भी कहा जाता है जो ऐसा साउंड हो जो आपको चुभ रहा हो, जो थोड़ा सा तीखा साउंड होता है ना, जिसको सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि वो बस बहुत तेज हो गया, अब तो थोड़ा सा शांत हो जाओ, दैट इज द पिच ऑफ द साउंड। और इसी के साथ में जो रेंज ऑफ हियरिंग होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आप कितना सुन सकते हो? आप 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हो। उससे ज्यादा अगर होगा तो आप नहीं सुनोगे, है ना। तो जनरली देखा ना, जब बहुत तेज साउंड हो जाता है तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं कि नहीं भैया अब हमसे नहीं सुना जाएगा ये इतना ज्यादा साउंड। तो दैट इज योर रेंज ऑफ हियरिंग। क्लियर है। लास्ट है टिम्बर। टिम्बर रिफर्स टू दी नेचर और क्वालिटी ऑफ अ साउंड। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कार इंजन का साउंड है, तो वो कोई ऐसे पर्सन जो बात कर रहे हैं उनके साउंड से डिफर करेगा, क्वालिटी भी डिफर करेगी। जैसे मान लो आप और हम बात कर रहे हैं तो साउंड अलग होगा, लेकिन जब कोई कार का इंजन है उसको ठीक किया जा रहा है, चालू बंद किया जा रहा है, तो उसमें से जो आवाज आएगी उसका साउंड अलग होगा। तो यहाँ पर जो टिम्बर होता है वो साउंड वेव्स की कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है और साउंड की क्वालिटी को भी बताता है। तो टिम्बर इज फॉर दी नेचर एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। और बहुत सारे ऐसे साउंड्स होते हैं जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में हम देखते हैं, मतलब सुनते हैं, और मतलब लेकिन बट स्टिल दे आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, आए यहाँ तक समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑडिटरी सेंसेशन, जिसके अंदर ढेर सारे कंसेप्ट्स थे और थोड़े से ऐसे कंसेप्ट्स भी थे जो शायद आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे, लेकिन किसी को इजीली समझ में नहीं भी आए होंगे। तो इसमें थोड़ा सा साइंस, फिजिक्स, ये सारी चीजें भी आ गई। सो जस्ट अब आपको देखो एक बार वापस से रिकॉल करते हैं सारा जो भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि आपका जो ऑडिटरी सेंसेशन है, जो आपके ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, जिसके थ्रू आप सुन सकते हो जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी इंडिविजुअल्स हैं। स्पोकन कम्युनिकेशन को भी सुनोगे और साथ ही साथ में बॉडी मूवमेंट को या बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए भी जो साउंड होते हैं या जो ऑडिटरी सेंसेशन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ में हमने स्ट्रक्चर ऑफ योर ईयर को समझा, जिसमें हमने एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर के स्ट्रक्चर को समझा। देन वी केम टू द वर्किंग ऑफ द ईयर, की ईयर एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। तो कॉर्टाई तक जो है सारे सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचती है, देन वो हमारे ब्रेन में प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू एक नॉलेज सिस्टम हमको मिल जाता है। इसके बाद में हमने बात करी कि साउंड एक स्टिमुलस की तरह कैसे काम करता है। तो कैसे जो है साउंड वाला स्टिमुलस हमारे कानों तक पहुंचता है, हमारे ईयर्स तक पहुंचता है, जिसमें हमने वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी, इन सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। आई होप सो आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और इसी के साथ में जो 3 साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हैं हियरिंग को लेके, दैट इज लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर, ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखो ये जो पूरा टॉपिक था, जो पूरा कंसेप्ट था, इसमें आपके
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, साथ ही साथ में छोटे छोटे कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे 3 साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ हियरिंग को एक्सप्लेन करो, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को बताओ। तो सारे कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। आई होप सो यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं होगा और सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब बस आपको एक बार क्या करना है, आपकी बुक में ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक दिया गया है, इसको एक बार अच्छे से रीड करना है और उसके बाद में भी आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है या कोई भी चीज है रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आपके वहां पर भी सारे डाउट्स को और सारी चीजों को मैं आंसर कर दूंगी और बहुत ही फ्रीली आप मुझसे सभी डाउट्स को पूछ सकते हो। आई होप सो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम और भी ह्यूमन सेंसेस को डिस्कस करेंगे। अब बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आप जानते हो, सभी लेक्चर्स आपको डेली यूट्यूब पर मिल ही जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। इसी के साथ में आपको मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप चाहिए तो आप वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट, सारा सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, एक सीक्वेंस में मिल जाए, ऑर्डर में मिल जाए और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो किसी भी लेक्चर, किसी भी कोर्स या किसी भी सब्जेक्ट को ढूंढने में। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है। किसी भी ब्राउजर में आपको जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे, आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी क्लास या आपको जो भी कोर्स स्टडी करना है, जस्ट आपको उस पर एक क्लिक करना है। उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिलेंगे। आप स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। जो भी कोर्स, जो भी क्लास, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड यहाँ पर आ जाएंगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाएंगे सारे सब टॉपिक्स और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। सो जो भी टॉपिक अब आपको स्टडी करना है, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया एंड ये वीडियो ओपन। अब बढ़िया से यहाँ पर कंसेप्ट्स को समझो, बढ़िया से लेक्चर्स को देखो। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और सब्जेक्ट, कोई और टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई भी पेमेंट, किसी भी तरह का कोई कूपन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बस अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके और वो भी बिना किसी जो है पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ वहां उनको भटकने की जरूरत नहीं है। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।